गुड आफ्टरनून। क्लास 10 के सभी बच्चों को रवि सर की पाठशाला में मैं रवि स्वागत कर रहा हूं। जल्दी से जुड़ जाइए लाइव। और आज हम लोग इतिहास की कक्षा में अध्याय समाजवाद एवं साम्यवाद के तहत कार्ल मार्क्स के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। आज की पूरी कक्षा कार्ल मार्क्स के जीवन पर आधारित है, तो आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जल्दी से आप सब लोग लाइव आ जाएं और आज हम लोग बातचीत करेंगे कार्ल मार्क्स के जीवन पर। बच्चों, प्रांत में हुआ था, एक बार फिर से सुन लें। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई को सन 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। अभी आपने जर्मनी के एकीकरण को पढ़ा है, जहां पर आपने राइन प्रांत का नाम सुना होगा। याद आ रहा होगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने जब जर्मनी पर आधिपत्य स्थापित किया तो उसके बहुत सारे छोटे बड़े राज्यों को मिला करके उसने राइन राज्य का निर्माण किया था। इसी क्रम में राइन के ट्रियर नामक जगह पर कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। उनके पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील, यूं तो ये यहूदी परिवार से ताल्लुकात था, इनका यहूदी परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन इनके पिताजी ने कालांतर में यहूदी धर्म को त्याग कर इन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इनके एजुकेशन की बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जो प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई था वो वहीं जर्मनी में ही हुआ। जर्मनी के बॉर्न विश्वविद्यालय में इन्होंने आगे चल के पढ़ाई की। फिर बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्हें पढ़ने का मौका मिला। बर्लिन विश्वविद्यालय में ये हीगेल के विचार प्रभावित हुए और 1843 में उनकी शादी हो जाती है। 1818 में जन्म हुआ। 1836 में इन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय गए और जेनी से इनका विवाह हो जाता है। कार्ल मार्क्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ध्यान से सब आदमी बिल्कुल लाइव में रहें ताकि मेरी बातें आप आसानी से समझ पाएं। 1843 ईस्वी में उसने बचपन की मित्र जेनी से शादी कर लिया। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचार का खूब अध्ययन किया। यानी कार्ल मार्क्स मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचार पर से प्रभावित थे। कालांतर में वो जाकर के कैसे समाजवादी बनते हैं, उसमें उन्हें मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचार भी उन्हें काफ़ी मदद करते हैं। मॉन्टेस्क्यू और रूसो के बारे में आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, जब आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा है। 9th में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा है आपने। वहाँ 9th में जब आपने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा तो वहाँ जो फ्रांसीसी क्रांति का जो बौद्धिक कारण था, उस क्रम में आपने मॉन्टेस्क्यू को पढ़ा, उस क्रम में आपने रूसो को पढ़ा। सामाजिक संविदा का सिद्धांत रूसो ने दिया था। विधि की आत्मा नाम की एक पुस्तक मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। सब याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो उन दोनों महान राजनीतिज्ञ और विचारक के जो पुस्तक थे, उनके विचार को जानने का मौका किनको मिला? कार्ल मार्क्स को, बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान। इसी दौरान 1844 ईस्वी में उनकी मुलाकात होती है फ्रेडरिक एंगल्स से। कार्ल मार्क्स की मुलाकात होती है फ्रेडरिक एंगल्स से। फ्रेडरिक एंगल्स बहुत बड़े दार्शनिक और विचारक थे। कालांतर में एंगल्स के साथ मिलकर ही कार्ल मार्क्स ने जो है एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम से पुस्तक निकाली। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी समाजवादियों का घोषणा पत्र कहा जाता है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एंगल्स के विचार से ही प्रभावित होकर के कार्ल मार्क्स ने गरीबों के बारे में, सर्वहारा वर्ग के बारे में, उनके बारे में सोचना प्रारंभ किया। वर्ग संघर्ष की जो बात कालांतर में जाकर वो करते हैं, कहीं ना कहीं फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों से वो बहुत प्रभावित थे। बच्चों, आपके जीवन में भी जब आप वर्ग कक्ष में होते हैं तो आपके आसपास के माहौल से आप प्रभावित होते हैं। घर में होते हैं तो आप घर के परिवार के सदस्यों से प्रभावित होते हैं। मित्र मंडली में होते हैं तो कई ऐसे मित्र होते हैं जो आपको प्रभावित कर जाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके जीवन की दिशा तय कर देते हैं। जाने जाने में उनके विचारों से, उनके रहन सहन से, उनके हाव भाव से आप परिचित होते हैं। इसी तरह कार्ल मार्क्स भी फ्रेडरिक एंगल्स के साथ रह करके उनके विचारों से प्रभावित होते चले गए। एंगल्स के विचार रचनाओं से
मार्क्स ने श्रमिक वर्ग के कष्टों के बारे में, उनके कार्य की दशाओं के बारे में गहन विचार विमर्श करना शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्ल संपन्न परिवार से संबंध था उनका। उनके दिमाग में गरीबों के कष्ट के बारे में, श्रमिकों के दशा के बारे में जानकारी कैसे आती है? एक अमीर अपने घर में रह करके, अपनी इस एक चार दीवारी में रह करके इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकता था। इसलिए जब वो फ्रेडरिक एंगल्स के विचार से प्रभावित होते हैं तब उन्हें मजदूरों के बारे में असलियत पता चलता है, उनकी समस्याओं के बारे में पता चलता है। मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा, जो अभी मैंने बताया संवादी घोषणा पत्र, इसका प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। दोनों ने मिलकर किया था, कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगल्स ने। इन दोनों ने मिलकर के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादियों का घोषणा पत्र निकाला। काफ़ी घोषणा पत्र ने कार्ल मार्क्स ने अपने धार्मिक, अपने सामाजिक, अपने आर्थिक विचार, अपने राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। और यही वो रचना, मैनिफेस्टो ही एक ऐसा मोड़ था उनके जीवन का जब कार्ल मार्क्स विश्व प्रसिद्ध होते चले गए। कार्ल मार्क्स को लोगों ने जानना शुरू किया। उनके विचार से जब विश्व प्रभावित होने लगा, उनके विचार से दुनिया अवगत होने लगी, तब उनका मान सम्मान और बढ़ गया। इस क्रम में कार्ल मार्क्स ने विश्व के गिनती उन गिने चुने चिंतकों में होने लगी जो समाजवाद के लिए काम कर रहे थे, जिन्होंने इतिहास की धारा को बदल दिया। उन गिने चुने इतिहासकार, उन गिने चुने विचारक में इनका नाम आने लगा जिन्होंने इतिहास की एक धारा को बदल दिया। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने समाजवाद को इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, साम्यवाद को इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया समाज के सामने, और अपने उस घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया कि मजदूरों को हक, उनका जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने लगातार संघर्ष की बात की और उन्होंने 5 सिद्धांत दिए। लेकिन उन 5 सिद्धांतों को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें हम करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1867 में, 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक आती है और उस पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। बिल्कुल आपने सही सुना, दास कैपिटल नाम की पुस्तक कार्ल मार्क्स ने प्रकाशित करवाई थी 1867 ईस्वी में। और यह समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए इसको कॉपी में। समाजवादियों का बाइबल, कम्युनिस्ट दास कैपिटल को कहा जाता। दास कैपिटल किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। और यह कब लिखा था? 1867 में। 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था दास कैपिटल। और दास कैपिटल को समाजशास्त्रियों का बाइबल कहा जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि समाजशास्त्रियों का बाइबल क्यों कहा जाता है? यह इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से सुनिए कि कार्ल मार्क्स ने जब दास कैपिटल लिखा तो उसमें उन्होंने समाजशास्त्र के ऊपर उनके जितने भी विचार थे, तमाम सामाजिक आर्थिक विचारों का समावेशन उसमें किया उन्होंने। क्रम में आज भी जब समाजवादी होता है, उन्हें लगता है कि समाजवाद में और अध्ययन करने की आवश्यकता है, तो वे दास कैपिटल की ओर रुख करते हैं। और दास कैपिटल के पन्नों को पलट करके जब वो उसे पढ़ते हैं तो उसमें नई विचारधारा, नए ज्ञान उन्हें मिलते हैं। और इस प्रकार से जब भी उन्हें कहीं दिक्कत होती है तो दास कैपिटल उनका मार्गदर्शन करता है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे बाइबल या किसी भी धर्म का जो धर्म ग्रंथ होता है, उससे हमारे जीवन को एक दर्शन मिलता है, उसी तरह से समाजशास्त्रियों के लिए दास कैपिटल, जो कि कार्ल मार्क्स ने लिखा, एक दर्शन प्रदान करता है। समाजशास्त्रियों के लिए एक मार्ग खोलता है, प्रशस्त करता है। उनकी तमाम समस्याओं का निदान इस पुस्तक में। इसलिए दास कैपिटल को समाजशास्त्रियों का बाइबल कहा जाता है। और दास कैपिटल किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स। 10th के जितने भी बच्चे हैं इस क्लास को मिस ना करें, क्योंकि कार्ल मार्क्स के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए, कार्ल मार्क्स के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए 4 अंक के प्रश्न। तो आज की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आज की कक्षा के प्रारंभ में ही बताया, आज की कक्षा कार्ल मार्क्स के जीवनी पर आधारित होगी। कार्ल मार्क्स का जीवन कैसा रहा प्रारंभ में। उनका जन्म राइन प्रांत में हुआ। राइन प्रांत मतलब जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ। कब हुआ? 5 मई 1818 ईस्वी में। उनके पिताजी हेनरिक मार्क्स जो थे वे प्रसिद्ध वकील थे। बहुत धनी मनी परिवार था इनका।
आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि एक संपन्न परिवार का व्यक्ति कार्ल मार्क्स कैसे आगे चल के गरीबों का मसीहा बन गया, कैसे दुनिया भर के मजदूरों को एक होने का आह्वान उसने किया। यह भी आप नोट करने वाला कि कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हों। अगर दुनिया के मजदूर एक होंगे, ये नारा देने के पीछे उद्देश्य उनका ये था कि अगर दुनिया के मजदूर जब तक एक नहीं होंगे तब तक वे अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते। कार्ल मार्क्स और फिर मैंने आपको फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में बताया, जिनकी मुलाकात बर्लिन विश्वविद्यालय में होती है, और फिर वो दोनों मिलकर के मुलाकात 1844 में ही हो जाती है, लेकिन 4 वर्षों के बाद वो दोनों मिलकर के अपने सिद्धांतों को, अपनी विचारधाराओं को एक हैं और वो निकालते हैं घोषणा पत्र, और उस घोषणा पत्र का नाम है साम्यवादियों का घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कभी कभी प्रश्न आ सकता है, वैकल्पिक प्रश्न आते हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निम्नलिखित में से किसने लिखा। वहां आप कार्ल मार्क्स देंगे, बट अगर कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स दोनों रहे तो इनमें से दोनों होगा। आने वाले दिनों में जब आपकी परीक्षाएं होंगी, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाएंगे, या फिर अभी 10th में जो हाल आए हैं उनकी अगली बार परीक्षा होगी, उसमें पूछा जा सकता है, मध्यावधि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल चिंतित ना हो, मैं आपको इस मंच के माध्यम से इस लॉकडाउन की अवधि में भी लगातार प्रयास कर रहा हूं। बीच बीच में 1-2 कक्षाएं स्किप हो जाती है, लेकिन फिर भी जहां हम छोड़ते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं, और इस क्रम में कार्ल मार्क्स के जीवन पर आधारित थी। बच्चों, कार्ल मार्क्स के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि हम किसी संपन्न परिवार में जन्म लिए हैं तो हम मजदूर के इलेक्शन कर सकते हैं, हम सर्वहारा वर्ग में कुछ नहीं सोच सकते हैं, हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के विषय में नहीं सोच सकते हैं। इस तथ्य को कार्ल मार्क्स ने झुठला दिया। उसने कहा कि एक संपन्न परिवार में होने के बावजूद कैसे मजदूर के कष्ट के बारे में वो समझ सकते हैं, कैसे वो मजदूरों का अधिकार दिलाने के लिए नए नए सिद्धांत दे सकते हैं। और इसी क्रम में उनके 5 सिद्धांतों की चर्चा में जाती है। उनका पहला सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा अगली कक्षा में। फिलहाल आप 5 सिद्धांत को नोट आउट कर लीजिए और समझ लीजिए कि 5 सिद्धांत कौन कौन से थे। पहला था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दूसरा पॉइंट है वर्ग संघर्ष, यानी वर्ग संघर्ष के बिना मजदूरों को हक नहीं मिल सकता है। था कार्ल मार्क्स और यूटोपियन समाजवादियों में। समाजवाद और साम्यवाद पर जो इससे पहले की कक्षा लगी थी उसमें हमने पढ़ाया था, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष की जो बात है, ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में ही देखने को मिलेंगे। तब ना मैंने कहा कि इतिहास में कई ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं, कई ऐसे लोग आए हैं इस धरती पर जिन्होंने इतिहास में लोगों के सोचने के जो नजरिया था, जो तरीका था, उसको बदल दिया। इतिहास की एक धारा को पूरी तरह से बदल के रख दिया। और ऐसे ही व्यक्तित्व थे कार्ल मार्क्स। और उनके 5 सिद्धांत की बात हो रही। पहला आपने देखा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा वर्ग संघर्ष, तीसरा उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत दिया। इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या सिद्धांत कि विश्व भर में जितने भी युद्ध हुए हैं सभी अर्थ के लिए हुए हैं, पैसे के लिए हुए हैं, संपत्ति के लिए हुआ, धन के लिए हुआ है। तो इसे भौतिकवादी व्याख्या उन्होंने किया। चौथा पॉइंट उन्होंने दिया कि मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, हम आगे की कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। और 5वां जो बहुत महत्वपूर्ण था, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं। भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत, चौथा मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और 5वां राज्यहीन व वर्गहीन समझ का सिद्धांत। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आज का जो यह रैपिड क्लास, बहुत ही फास्ट यह क्लास चला है जो कार्ल मार्क्स के जीवन पर आधारित था। समाजवाद और साम्यवाद की कक्षा में जो कार्ल मार्क्स की जीवनी है वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पर जब आप बनाए रखेंगे तो आपके बहुत सारे बहुव्यक्ति प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक तो पक्का है कि आपका जो है लघुत्तरीय प्रश्न जरूर सॉल्व होगा, क्योंकि प्रश्न 2 तरीके से आता है। एक तो आता है कि कार्ल मार्क्स के 5 सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करें, या एक सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि कार्ल मार्क्स के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें, या फिर प्रश्न को मर्ज करके इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी और उनके सिद्धांतों के बारे में लिखें। तो जब दोनों मर्ज करके प्रश्न आएंगे
तो दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा, लेकिन स्प्लिट होगा, क्वेश्चन अलग अलग होगा, तो फिर आप उसको लघु उत्तरीय प्रश्न समझेंगे और 60 शब्दों में आप उत्तर देकर के निकल सकते हैं। तो आज की जो कक्षा है वो कार्ल मार्क्स के जीवनी पर आधारित थी, जहां आपने देखा कि 5 मई 18 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म होता है और कैसे फिर वो बर्लिन विश्वविद्यालय में, सबसे पहले तो बॉन विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, फिर बर्लिन विश्वविद्यालय में आकर के पढ़ाई उनकी प्रारंभ होती है। इस क्रम में फ्रेडरिक एंगल्स से उनकी मुलाकात होती है 1844 में। फिर इसी क्रम में 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निकलता है दोनों के संयोग से। इन सारे बिंदुओं को पढ़ते हुए आगे हमने दास कैपिटल की बात की, जो शास्त्रियों का बाइबल है। सीधा प्रश्न आता है कि दास कैपिटल से लिखा कार्ल मार्क्स ने। एक प्रश्न इस तरह से आता है, समाजशास्त्रियों का बाइबल निम्नलिखित में से किस पुस्तक को कहते हैं? वहां आप लिखेंगे दास कैपिटल। इसके बाद आप जो है 5 सिद्धांत की आएगी, तो 5 सिद्धांत जिसमें मैंने बताया कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, हमने आपको बताया वर्ग संघर्ष, हमने आपको बताया इतिहास भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना का सिद्धांत। इन सारे सिद्धांतों को आने वाली कक्षाओं में हम लोग विस्तार से बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन के अनुसार चलना है। और हमने 20 मिनट की इस कक्षा में कार्ल मार्क्स के जीवन पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है, और वर्ग 10 में जितना आपको जानना है उतना क्लास पर्याप्त है, इसलिए एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। वैसे ये वीडियो आप देखेंगे तो YouTube पे जो लोग इसको देखेंगे उनसे आग्रह है कि